नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। हमारे साथ नवोत्थान के संपादक ब्रजेश जी जुड़े हैं। हम लोग थोड़ा बात इस चीज़ को लेकर करेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश के नतीजे हैं, राजस्थान में जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो कुछ छत्तीसगढ़ में तो अप्रत्याशित एक तरह से कहिए कि रहा, क्योंकि वहाँ सब ये मानकर चल रहे थे और एक उसमें एक आम राय भी थी कि नहीं, भूपेश बघेल ने बड़ा काम किया है तो वो लौट कर आ रहे हैं। वहाँ के भी नतीजे चौंका रहे हैं। और फिर तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस आई, उस ये जो नतीजे हम एक तरह से कहें चारों राज्यों के, उसके क्या निहितार्थ हैं, एक ये। और दूसरा हम ये समझेंगे कि इससे 2024 के लिए किस तरह की एक तस्वीर जो है वो निकल कर आती है। तो पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे ब्रजेश जी कि ये जो मध्य प्रदेश के नतीजे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि वहाँ तो बड़ी, ये ठीक है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर नाराजगी नहीं, लेकिन लोग ऊब गए हैं, उनका वो नया बदलाव, नया चेहरा चाहते हैं। तो ये जो नतीजा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि वो जो जिस नए चेहरे की बात हो रही है वो पार्टी के भीतर है। पार्टी के बाहर या आम जन में शिवराज की लोकप्रियता उसी तरह बनी हुई है जैसे आज से 10 साल पहले थी। उन्होंने अपने व्यवहार से, स्वभाव से जिस तरह शासन चलाया है या आम जन के प्रति जिस तरह वो कंसर्न दिखते रहे हैं, वो लोकप्रियता उनके बीच है। दूसरी बात की है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में जिस तरह एग्जीक्यूट हुई, उससे भी शिवराज सरकार को लाभ हुआ। और मध्य और प्रधानमंत्री का एक आवरण, उनका एक ऑरा तो है ही, जिससे राज्य में भाजपा को यह अप्रत्याशित जीत मिली है। इतना बड़ा जनादेश उसके पास आया है। लेकिन इसमें एक और दूसरी वजह यह है कि ऐसा लगता है कि इतने साल के बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विपक्ष में रहना नहीं आया। वो इस स्वभाव से या इस तरह विपक्ष में कैसी रचनात्मक राजनीति होनी चाहिए, वैसी रचनात्मकता ताज्जुब की बात है दिग्विजय सिंह में भी नहीं दिखती है, जो एक पुराने और बड़े लीडर हैं देश के। लेकिन उनमें वो उनके कामकाज में या बातचीत में वो रचनात्मक विपक्ष में रहकर जैसी रचनात्मक राजनीति करनी चाहिए वो नहीं कर पाए। कमलनाथ भी उसमें विफल रहे और दूसरा कोई राजनेता कांग्रेस का वहाँ दिखाई नहीं देता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वहाँ से ऊब कर चले आए, इससे भी कांग्रेस की एक नकारात्मक छवि वहाँ बनी है। जनता को ये लगा कि आखिर जब वो विपक्ष में रहकर कोई बात उनके हक की उतनी अच्छी तरह से उठा नहीं सकते, तो शासन में आके फिर वो क्या कर पाएंगे। तो ऊहापोह की स्थिति में उन्होंने एक अपने लिए बेहतर जो हो सकता था उसको उन्होंने चुना है। अच्छा, एक चीज़ और अब बात निकल कर आ रही है कि दरअसल ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव रहा, इसमें संघ ने बड़े रणनीतिक तरीके से काम किया। तो वो थोड़ा आप समझाएं कि क्या कुछ आप देखते हैं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांव-गांव एक अपनी पहुंच है। और अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा उसकी गहरी पैठ है तो उसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले राज्यों में गिना जाएगा। लेकिन कांग्रेस का भी अपना एक आधार है, मजबूत आधार है, वो भी गांव-गांव, पंचायत है। लेकिन इस चुनाव में ऐसा लगता है, इस चुनाव के रिजल्ट को देखकर, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक उसकी जो छवि है या उसके कामकाज का जो तरीका है, उसने वोटरों को या मतदाताओं को ज़्यादा प्रभावित किया कि आप निकल कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री का भी उसमें है जो आह्वान होता है उसको लेकर, और एक नया युवा वर्ग जिसकी बात लगातार हो रही है और जो लगातार सामने आ रहा है और अपनी इच्छा को, उसके मन में जो बातें हैं उसको वो स्पष्ट तरीके से साफ गोई से रख रहा है। दूसरी बात, महिलाओं ने भी बड़ा आगे बढ़कर मतदान किया। इन सब का जो अपने जहन में स्पष्ट थे कि हमें किसको मतदान करना है। जी। कहीं उनके दिमाग में कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है कि हम कहाँ बहस करें, किस बहस में जाएं न जाएं, हमें क्या करना है, वो इस बात को लेकर कमिटेड थे। और ऐसा लगता है कि संघ का जो एक की कार्यशैली है या उसका जो समाज में काम है, उसका भी बहुत ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अच्छा है कि छत्तीसगढ़ तो आप एक तरह से कहिए कि लोग जो अनुमान लगा रहे थे उससे एकदम उलट नतीजे रहे। वो कह रहे थे कि नहीं, वहाँ भूपेश बघेल आ जाएंगे, बड़ा अच्छा काम उन लोगों ने किया है वहाँ पर। लेकिन ये जो परिणाम है,
इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वहाँ कांग्रेस की जो अंदरूनी रसाकसी रही वो भारी पड़ गई, या फिर जो आप ये कहें कि मतदान से ठीक पहले जिस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा मुख्यमंत्री पर, उसने जो है उनकी कहानी खराब कर दी? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार का आरोप उनकी छवि को खराब करने में कोई उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। 5 साल तक उन्होंने जो काम किया वो भी सराहनीय था और ऐसा लग रहा था कि वो सरकार में फिर आएंगे। लेकिन इससे पहले भी रमन सिंह के कामकाज को भी हम देखें तो वो भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे थे, और वो क्यों हार गए न तो कांग्रेस को पता चला न भारतीय जनता पार्टी को पता चला। तो अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भूपेश बघेल की हार की वजह क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के वहाँ दौरे का, चुनावी रैली का असर पड़ा है, जिससे कुछ वोट प्रतिशत आगे पीछे हुआ और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा एज मिला और वो आगे निकल गई है। अच्छा, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक तरह से ये बात कही गई कि जिस तरह से वहाँ जो है वसुंधरा राजे को एक तरफ रख कर और अब चुनाव कमल के फूल पर और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है राजस्थान में, इस तरह की बात चल रही थी। लेकिन ये जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम से ये क्या माना जाए कि दरअसल वहाँ जो एक कहा जा रहा था कि वसुंधरा फैक्टर, क्या वो फैक्टर अब खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा लगता है कि वसुंधरा फैक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया और वो कोई इंडिविजुअल फैक्टर अब नहीं रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का ही फैक्टर था जिसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने साध लिया और वसुंधरा राजे ने अपने स्वभाव से विपरीत वहाँ पार्टी के साथ काम किया और उसका ये परिणाम है। और कांग्रेस में जो द्वंद्व था उसका ये दुष्परिणाम है कांग्रेस पार्टी के लिए। अच्छा, ये हम तेलंगाना पर भी थोड़ा बात कर लें, फिर राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्या इसका असर पड़ेगा 2024 के लिहाज से, उस पर आएंगे। ये जो तेलंगाना में जो नतीजे हैं, जिसमें ये बड़ी चीज़ है कांग्रेस के लिहाज से कि वो इतनी बड़ी बहुमत से वहाँ सरकार बनाएगी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? खास तौर से अगर हम उसे इलेक्टोरल परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या जो इनका अपना वोट बैंक था बीआरएस का, वो खिसक गया और ये जो कांग्रेस संदेश देने में सफल हो गई कि बीआरएस जो है भाजपा से मिल गई, क्या ये इन चीज़ों का असर रहा, या फिर बीआरएस के कामकाज से वहाँ के लोग इतना उकता गए थे और ख़ासतौर से भ्रष्टाचार से कि उन्हें लगा कि नहीं, अब इनको बाहर करना चाहिए और कांग्रेस की तरफ देखना चाहिए? बीआरएस उस पार्टी की वहाँ जो पार्टी सत्ता में थी उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी आगे आ गई थी और वो राज्य से आगे केंद्र की तरफ अपने आप को रखने लगे थे और वो राज्य उनके लिए प्राथमिक नहीं था। उस लीडर के लिए वो लोग देख रहे थे कि केंद्र में जो नई सरकार बनेगी उसमें हमारी भूमिका क्या होगी, मैं कितना और वहाँ हम का भाव प्रबल हो गया था। राज्य में भी जो उनकी कार्यशैली थी उससे भी जनता प्रभावित थी। और दूसरी बात ये थी कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने वहाँ जो रोल निभाया है, उनका जो रोल रहा उस तेलंगाना में, उससे कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने में वहाँ मदद मिली और भाजपा को जो अनुमान था वो वहाँ सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को वहाँ एक अच्छी सफलता मिली है और जो सराहनीय भी है। जी, मतलब कांग्रेस अध्यक्ष यानी अब खड़गे जी की बात? हाँ जी। अब ये जो नतीजे हैं, इन नतीजों को अगर हम 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप भाजपा को, मैं ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को आप कहाँ देखते हैं? नरेंद्र मोदी जब 2024 में चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ की जनता के पास सवाल ज़्यादा होगा, आज से ज़्यादा सवाल होगा और मैं समझता हूँ कि उनके लिए उनको ज़्यादा परिश्रम होगा 2024 में चुनाव को निकालना। ऐसा नहीं है कि ये इस चुनाव में उन्होंने कुछ कम या ज़्यादा कुछ मेहनत की है, लेकिन वो हर बार चुनावी मूड में पूरी ताकत के साथ ही उतरते हैं। लेकिन 2024 में मुझे लगता है कि जनता के पास उनसे सवाल करने के लिए पर्याप्त मुद्दे रहेंगे और जनता सवाल करेगी। अगर उसका जवाब उन्हें ठीक ठीक मिल गया तो नरेंद्र मोदी फिर सफल होंगे। मुझे लगता है कि इसमें और दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में विपक्ष कहीं नहीं है। अगर वो विपक्ष होता तो शायद वो सवाल को और रचनात्मक तरीके से उठाता, लेकिन ऐसा कोई स्पेस दिखाई नहीं देता है और नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता है और उनके सामने पूरी जनता है।
तो जनता सवाल करेगी, वो जवाब देंगे। अगर वो जनता को लगेगा कि नहीं उनका जो कहना है, वो जो बोल रहे हैं वो सही है, तो फिर वो आसानी से 2024 का चुनाव मुझे लगता है कि भाजपा के पक्ष में जाएगा। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया, और अपने सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो है तन मन से देखा। जी धन्यवाद।